बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वाइट इलेक्ट्रिक बसें के इलेक्ट्रिक इंतजाम की अदम तवज्जुही के बाइस मसाइल से दो चार हैं। रूट 1 का चार्जर मलिर कैंट में लगाया गया है, जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी तरह से फराहम नहीं की जा रही। इंतजाम की बार बार आगाह करने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक अमला नहीं पहुँच रहा। जानेंगे इस हवाले से। जी आतिया बताइएगा। बिल्कुल, मलिर कैंट के अंदर जो है वो लगाए गए ईवी बस के चार्जर जो हैं वो अब तो बिल्कुल ठीक तरीके से लगाए गए हैं। जो चाइना से नए मंगवाए गए चार्जर थे उनको प्लेस किया गया था ताकि ईवी 1 का रूट 1 जो है वो बहाल हो सके, और कुछ अर्सा कबल वो बहाल भी हुआ था, जिससे पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच रहे थे। ताहम अब उस चार्जर को जो सप्लाई करने वाली लाइन है कि इलेक्ट्रिक की लाइन, उसका फॉल्ट स्टिल बरकरार है। उसमें जो फॉल्ट आया है उसकी वजह से चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जो सप्लाई लाइन है उसमें वोल्टेज कम है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो लेट चार्ज हो रही हैं। और यही वजह है कि इंतज़ामिया ने हाफ़ गाड़ियां जो है वाइट कलर की निकाली हैं, जबकि हाफ़ गाड़ियां जो हैं वो निकाली हैं रेड कलर की। टोटल इस वक्त 10 गाड़ियां जो है वो रूट पर चल रही हैं, और इंतज़ामिया की जानिब से बार बार के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से कहा गया कि आइए हमें ये ठीक करके दीजिए, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया जैसे आवाम को ट्रीट करती है वैसे ही पीपल्स बस सर्विस के इदारे को ट्रीट कर रही है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि अगर ये मसला कि इलेक्ट्रिक हल नहीं करता तो डेफिनेटली बर्डन उन पर आएगा, वो इस गाड़ी के सफ़र से जो है वो महरूम होंगे। वो इस पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो ईवी बस है डेफिनेटली एक बेहतरीन सर्विस हमारे कराची वालों के लिए, कराची के मुसाफिरों के लिए, कि इलेक्ट्रिक एक छोटा सा मसला है जो इसके चार्जर का अभी तक हल नहीं कर पाया। वायर सप्लाई की जो लाइन है वो अभी तक प्रॉपर नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? उसको सही करना चाहिए इनको। क्योंकि इसकी बड़ी सहूलत जो है ना, बड़ी मुफीद है। इसकी बड़ी सहूलत है, कैंट में जाने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है। और इसका सफ़र भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको जल्द जल्द जो है ना वो ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। आइए, डेफिनेटली मसाइल तो हर जगह ही होते हैं। बहरहाल जो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया है, इस हवाले से पीपल्स बस सर्विस इंतज़ामिया ये कहती है कि इन्होंने अब आके एस्टिमेट दिया है। 1.5 महीना गुजरने के बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने एस्टिमेट दिया है। फिर अब उसके बाद जो है वो एक मरहलावार प्रोसेस होगा, जिसके बाद कहीं जाकर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो ठीक होगी, और फिर चार्जर जो है प्रॉपर बिजली देगा इन इलेक्ट्रिक बसों को। बहरहाल के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से आवाम प्लस इदारा जो है वो अपील करता है कि खुदारा इस मसले को जो है वो हल किया जाए, ताकि ये सर्विस जो है वो बर वक्त अपने मकसूद तक पहुँचाए। जी। शेर शाह पुल के नॉर्थन बाईपास जाने वाले हिस्से पर मनशियात के आदि अफराद की यलगार है, जो नशे की तलब पूरी करने के लिए फ्लाई ओवर के मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़कर उसमें से फौलादी मटीरियल निकालते हैं। ऐसे एक नशेई को रंगे हाथों सिटी 21 की टीम ने पकड़ लिया है। मजीद आगाह करें इस हवाले से रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, हाफ रिवर रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरे अकब में शेर शाह का फ्लाई ओवर है, जो कि इंतहाई मसरूफ़ तरीन फ्लाई ओवर है, और नादरन बाईपास के लिए इंतहाई अहम ये जो है फ्लाईओवर तस्वुर किया जाता है, जो कि एयरपोर्ट को बाकायदा तौर पर मिलाता है हब से, और बलूचिस्तान का यहाँ से जो है वो बार बर्दारी के सामान की आमदरफ्ती होती है। इस पुल पर जो है नशावर अफराद की यलगार है। यहाँ की चादरें जो लगी हुई थी, हिफाजती चादरें, वो नोच कर ले गए हैं। उसके बाद जो कंक्रीट है उसको उधेड़ रहे हैं नशावर अफराद, और उसमें से सरिया निकाल रहे हैं, उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। ऐसी एक नशावर फर्द हमारे साथ मौजूद है। क्या कर रहे थे यहाँ पे? सरिया तोड़ रहे थे सर। क्यों तोड़ रहे थे? नशे की वजह से सर। नशे ऐसा खराब, अल्लाह जानते हैं। कितने अरसे से तोड़ लो? ये अभी लगे हैं सर, इतना टाइम नहीं हुआ है। रहते कहाँ पर हो? गुलबाई में सर। ये और कितने लोग हैं जो ये सरिया वरिया निकालते हैं? ये गुलबाई के बहुत लोग हैं, शेरशाह के, बनी चुरंगी के, आगे के पीछे के बहुत लोग हैं सर। अच्छा, यहाँ से तो पुलिस वाले भी गुजरते हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, कोई रोकता है? सर देख के उल्टा ले लेते हैं सर। क्या करते हैं वो? अपना हिस्सा ले लेते हैं? हिस्सा नहीं, सारा ही ले लेते हैं सर। अच्छा, और तुम लोगों को छोड़ देते हैं? हम लोगों को भी नहीं करते सर। अच्छा, ये तुम कितने अरसे से तोड़ रहे हो उसको? ये अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी आए हैं। अच्छा, तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि ये इंतहाई मसरूफ रोड है और मैं इस पूरी दीवारों को तोड़ के सरिया निकाल रहा हूँ, तो हादसा भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है? हकीकत है सर। कहाँ तुम्हारी शादीशुदा हो? बच्चे कितने? आ रहे हैं सर, कब आ रहे हैं? बिल्कुल, ये वो नशावर अफराद हैं जिनको लगाम नहीं डाली जा सकी है, जबकि निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी इस बात का नोटिस लिया गया था और कहा गया था
कि इस किस्म के नशा आवर अफराद को रोका जाए, ताकि जो कौमी इमलाक है, कौमी सरमाया है, उसको न सिर्फ ये कि महफूज बनाया जा सके, बल्कि इसके साथ साथ जो है ये लोगों की जान और माल को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका है और नशावर अफराद की जानिब से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पे से तोड़ फोड़ करके, उनको तबाह व बर्बाद करके, सरिया निकाल कर उसको फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। ना तो इन सरिया ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकी अब तक, ना ही इन नशावर अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकी है, और ना ही इस सिलसिले में जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर सकें। नशावर अफराद का भी ये कहना है कि पुलिस अगर उन्हें पकड़ती भी है तो सरिया वगैरह जो है वो फौलाद उनसे ले लेती है और लेने के बाद उनको छोड़ देती है। इस तरह शहर को जो है बर्बाद करने में अफराद का भरपूर हाथ है। जी, शहरियों के मसाल के हवाले से ही बात करें और आपको बताएं कि कोरंगी 50D के रिहायशी पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साल से ये मसला जूं का तूं है, लेकिन मुताल्लिका इदारों की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सबा परवेज़ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 50D में, जहाँ पर जो है वो रिहायशी पानी की बुनियादी ज़रूरत से जो है वो महरूम है। पानी जो है वो यहाँ पर लाइन का मीठा पानी इस्तेमाल का जो है वो 2 साल से जो है वो यहाँ पर इलाका मकीनों को फराहम नहीं किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि 2 साल से जो है वो ये पानी ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इस वक्त मौजूद भी हैं इलाका मकीन। मुझे बताइएगा कि कब से पानी का मसला है और किस तरह से गुजारा कर? रमज़ान तक पानी आया, फिर उसके बाद नहीं आया। रमज़ान तक पानी आया है, फिर उसके बाद नहीं आया। हम पीने, अब 2 साल हो गए पीने का पानी हम बाजार का पी रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं कि कितने रुपए की आप ख़रीदती हैं और कितने दिन चलती है और किस तरह से गुजारा करती हैं? टंकी पहले 800 रुपये की आती थी, अब 1500 की भी दे रहे हैं। 1500 की ही मिलकर भी जो है टंकी वाले एक भी नहीं आ रहे हैं। अभी हाल यहाँ का जो इतना बुरा है ना, 1-1, 2-2 बाल्टियाँ भर भर के ला रहे हैं तो गुजारा कर रहे हैं। पैसे दे के ही पानी नहीं मिल रहेगा। इतनी महंगाई के अंदर बंदा अगर बच्चों को खाने तक को नहीं घर के अंदर, अब पानी भी खरीद के इस्तेमाल करें और वो भी नहीं मिल रहेगा तो फिर क्या हाल होगा बताएं आप। हमने यहाँ के काउंसलरों को दरख्वास्त लगाई है, सब कुछ किया, हम खुद भी गए, पंप पे गए, यहाँ पे गए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। जी बिल्कुल, 2 साल से जो है वो इलाका मकीन पानी की ज़रूरत से जो है वो महरूम है। कंप्लेन की लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 2 साल में जो है वो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीद का पानी इस्तेमाल किया है। 800 से 15,000 रुपये की जो है वो 1500 की टैंक 1 गैलन जो है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो 1 से 2 दिन तक चलता है। उसके अलावा दोबारा इन्हें ख़रीद का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, नकारा सेवरेज सिस्टम के बायस उमर शरीफ अंडरपास के किनारों पर पानी जमा है। सड़क पर गड्ढे और धूल मिट्टी के बायस मुसाफिर परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उमर शरीफ अंडरपास में मौजूद हूँ और ये वो अंडरपास है जो गुज़िश्ता 2 साल कबल पहले बनाया गया था और अभी इससे 2 साल भी जो है 2 साल का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। और इस 2 साल के अरसे में इसकी खस्ता हाली और इसमें यहाँ पर इस अंडरपास में सेवरेज का नकारा सिस्टम जो है वो उभरना शुरू हो गया है। कल यहाँ पर तरक्याती काम जारी था। इस रोड पर जहाँ गड्ढे मौजूद हैं, सेवरेज लाइन जो है उसको नकारा है। सेवरेज का जो पानी है वो इस अंडरपास में आ जाता है, जो इसकी बुनियादों को कमज़ोर करता है। इस अंडरपास से जो शहरी गुजरते हैं उन्हें कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये अंडरपास अभी कुछ टाइम पहले बना है और अब ये दोबारा जो है खस्ता हाली की तरफ जा रहा है। सेवरेज, मच्छर, मट्टी, घड़े किस तरीके से चलाते हैं गाड़ी? हमारे लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है इस रोड के ऊपर, क्योंकि ये अभी 2 साल भी नहीं हुए ये बना है और इस वजह से जो है अभी रात को जब यहाँ से गुजरते हैं तो सामने से लाइटें पड़ती हैं, नज़र ही कुछ नहीं आता है, क्योंकि मिट्टी इसमें इतनी होती है, ऊपर से खड्डे इतने, यहाँ पे 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद थे और इनका यही कहना है कि अंडरपास बने हुए अभी चंद अरसा ही हुआ है तो इस अंडरपास की ये सूरत हाल है। अगर मैं अपने कैमरामैन उस्मान से कहूँ कि वो दिखाते चले कि ये इस दीवार के साथ जो है ये सेवरेज की लाइन है जो नकारा है और सेवरेज का जो पानी है वो साइडों पर अगर इसको देखा जाए तो इसमें मच्छरों की अफजाइश, कीड़े मकोड़े जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। सफाई करने के बावजूद भी जो है अभी तक मसला जूं का तूं है। अगर देखा जाए, हम बात करें दीगर शहरों की या मुल्कों की, तो दुनिया भर में जो अंडरपास होते हैं वो इंतहाई सेफ्टी के साथ और साफ़ सुथरे माहौल में बनाए जाते हैं। अगर इसी तरह ये सेवरेज का पानी इसी तरह अंडरपासेस के कोनों में पड़ा रहा तो ये इनकी बुनियादों को कमज़ोर करेगा। यहाँ से जो शहरी गुजरते हैं, जो मुसाफिर गुजरते हैं, वो भी यही शिकवा करते नज़र आते हैं कि अंडरपासेस में जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो स्पीड में होती हैं। इन गड्ढों की वजह से, इस उड़ती मट्टी की वजह से इन्हें ड्राइविंग में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हादसात का सबब भी बनता है।
शहरियों का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस तरह के जो हसास मामलात हैं जिनमें कभी भी कोई भी हादसा जो है रोनुमा हो सकता है, इनकी जल्द अज जल्द जो है मुरम्मत की जाए, इनका बेहतर तरीके से इस निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि सफरी सहूलियात जो हैं वो आवाम को मुयस्सर हो सके। जी। कराची में लैंड ग्रैबर्स और उनकी सहूलतकारी में मुलव्वस पुलिस अफसरान की शामत आ गई है। DIG ईस्ट गुलाम मुस्तफ़ा मैसर का कहना है कि सुपर हाईवे सोहराब गोट और KDM स्कीम 33 में कब्जा माफिया के कारिंदों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। लैंड ग्रैबर्स की मदद करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ किया गया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखें, लैंड माफिया और जो लैंड ग्रैबिंग में जो नेटवर्क इन्वॉल्व है उनके पीछे हम सख्ती से जाएंगे और ये नंबर 1 प्रायोरिटी है IG साहब की और एडिशनल IG की और हुकूमत वक्त की। जो इंक्वायरी है वो मैं ख़ुद कर रहा हूँ और उसके अंदर भी जो जो चीज़ें हैं सामने आएंगी वो इंशाअल्लाह वो हम ठोक बजा के लिखेंगे और बताएंगे। जो पुलिस वाले इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है और आगे फर्दर किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो इसको हम यकीनी बनाएंगे। हिंदुस्तान में मज़ालिम से तंग हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान का रुख करने लगे। हिंदुस्तान दिल्ली के इलाके गौतमपुरी के रिहायशी बाप बेटा 14 दिन का सफ़र तय करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल हो गए। दोनों गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके कराची पहुंचे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन कराची प्रेस क्लब के बाहर दोनों भारतीय शहरियों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहज़ेब, बताइएगा। हिंदुस्तान में जारी मुस्लिम कश फसादात और उससे जो है मुतासर होकर जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो अब पाकिस्तान का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और हमारे साथ भारतीय शहरी हसनैन और उनका बेटा इसहाक जो है मौजूद हैं, जो कि 9 दिन जो है सफ़र तय करने के बाद पाकिस्तान पहुंचे और गैर कानूनी तौर पर जब पाकिस्तान में दाखिल हुए तो कोयटा के रास्ते होते हुए कराची जो है पहुंचे हैं और 10 दिन हो गए हैं वो कराची में सोहराब गोट पर वाक़ ईदी का जो सरखाना है और उनका जो ईदी होम है वहाँ पर जो है रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इस वक्त जो हसनैन साहब हैं जो कि भारत से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए और 14 दिन का मुसाफर तय करने के बाद जो है कराची पहुंच चुके हैं। हम उनसे जानते हैं उनका रास्ता क्या था। ये बताएगा कि जब भारत से आप 5 तारीख को निकले दिल्ली के इलाके से, कैसे आए आप यहाँ पर? 5 को हमने वीज़ा लिया, वीज़ा के ज़रिए सफ़र किया UAE का। UAE में आकर हमने 2 दिन क़याम किया। उसके बाद हमने अफ़गान एम्बेसी से रब्ता कायम किया, उनसे वीज़ा लिया अफ़गानिस्तान का। काबुल पहुँचे। काबुल से हमें बताया गया कि ये जो बॉर्डर है पेशावर का, ये इन दिनों बंद है। तोरखम का जो बॉर्डर है, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको कंधार से ट्राई करना चाहिए, वो एक सॉफ्ट पॉइंट है। कंधार हम पहुँचे। कंधार पहुँचने के बाद वहाँ से हम आए उस तरफ के बॉर्डर टाउन तक, जिसका नाम स्पिन बुल्दक है। स्पिन बुल्दक में हमने एक रात क़याम किया। चमन पहुँचे। चमन से हमने टैक्सी ली कोयटा की। कोयटा से कोई बस वाला हमें लाने को तैयार नहीं था, वही टैक्सी हमें लेकर के दिल्ली यहाँ पहुँची कराची। अब 60,000 रुपये हमारे यहाँ पे खर्च हुए। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम दूसरी गाड़ी में पहुँचे शहर पहुँचकर हमने मुख्तलिफ होटलों से रब्ता कायम किया। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हमें पनाह देने से इनकार किया। फिर हम मुख्तलिफ इदारों के पास गए, अपने आप को पेश किया, सारी कहानी सुनाई। उन्होंने हमसे इज़हार हमदर्दी किया, लेकिन साथ ये भी कहा कि आप अगर इधर उधर कहीं रुकना चाहें तो रुक जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ रुकने के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं दिलवा सकते। आप सड़क पे रुकें, फुटपाथ पे रुकें, किसी अस्पताल के बाहर क़याम कर लें। बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें कहाँ पर रिहाइश पजीर है? से एक अफसर ने मुझसे कहा कि आप खारा दर चले जाएं, एडी के ऑफिस में उनसे बात कर लें, वो शायद आपको पनाह दे दें। हम वहाँ गए, हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने हमारे हाल पे मेहरबानी की। 3-4 दिन के लिए हमें पनाह देने का उन्होंने इंदिया जाहिर किया। और इसहाक की हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि उनको दोबारा हिंदुस्तान ना भेजा जाए, वहाँ पर जो है मुजालिम बहुत होते हैं। अब पाकिस्तान में अगर उनको कोई भी सज़ा देनी हो वो देने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत अगर उनको गैर कानूनी तौर पर ये लोग यहाँ पर आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं,
हुकूमत उनको जो सजा देनी चाहती है दे, लेकिन इनको दोबारा हिंदुस्तान ना भेजे, इन लोग का मुतालबा है। ताहम इनको इस वक्त किसी पनाहगाह की ज़रूरत है। ये मुतालबा करते हैं इनकी सर पर जो है छत का साया किया जाए। जी, बात करें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से, आपको बताएं कि तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। परचम गली में सजे स्टॉल्स भी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से सब्ज़ परचम, बैजिज़ और हरी टोपियां फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है और ऐसे में जो है तैयारियां उरूज पर पहुंच जाती हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, बिल्कुल शान व शायान तरीके से मसाजिद को भी सजाया जाता है। इसी तरह जो है बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि झंडे वगैरह जो है अपने घरों में लगाएं, अपने टेरेस पर लगाएं। और बच्चों के बैजेस वगैरह भी जो है परचम गली में एक मशहूर है, जहाँ पर जो है आप 14 अगस्त हो या फिर कोई भी ऐसी जश्न आज़ादी का दिन हो या फिर कोई भी ऐसा दिन हो, तो यहाँ पर जो है झंडे यहाँ पर जो है बनना शुरू हो जाते हैं। और बड़ी तादाद में जो है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से यहाँ पर झंडे मौजूद है। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो झंडे भी जो है तैयार किए गए हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, और जिस पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ भी लिखा गया है। इसी तरह बैजेस यहाँ पर बच्चों के मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जो ये बड़े वाले बैजेस, सितारों वाले बैजेस भी मौजूद हैं। इसी तरह बच्चों के लिए छोटे छोटे झंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैजेस मौजूद हैं और टोपी यहाँ पर जो है बनाई गई है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, आप देख सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जो है चीज़ें, कैप्स वगैरह हैं, यहाँ पर टोपियाँ हैं जो कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है तैयार की गई हैं। और लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आ भी रही है और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जो है लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ से झंडे लेके जा रहे हैं और अपने बच्चों को जो है ईद मिलादुन्नबी के दिन पहनाने के लिए झंडे, बैजेस और चूड़ियाँ वगैरह यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। जी, खबर शामिल करें खेलों के हवाले से, और आपको बताएं कि 7वीं स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए हैं। आखिर रोज़ जामिया कराची की गर्ल्स ने थ्रू बॉल मुकाबले में 1 के मुकाबले 2 सीट से टाइटल जीत लिया। फाइनल में एनजी एकेडमी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जीतने वाली टीम की लड़कियों का कहना था कि टीम ने बहुत अच्छा खेला और कमबैक दिया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी, 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में जो है यूनिवर्सिटी लेवल, थ्रो लेवल का जो मुकाबला है वो जो है जामिया कराची की तालबात ने जो है जीत लिया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा रहा ये मुकाबला, पूरा इवेंट के हवाले से भी बताइएगा। और जो इस मुकाबले में आप लोगों ने जीता है तो क्या करेंगी, जीत चुकी हैं तो जश्न किस तरह मनाएंगी? हमें बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है हमारा और बहुत टफ टाइम दिया गया है और हम जीत गए हैं। काफ़ी अच्छी टीम। अच्छा, मुझे आप बताएं कैसा रहा मुकाबला? उन्होंने पहले सेट उन्होंने जीता, फिर दूसरा और तीसरा सेट आपने विन किया। क्योंकि वो काफ़ी टफ टीम थी और दोनों टीम्स अकेडमीज़ में प्रैक्टिस करती हैं डेली और बहुत टफ मुकाबला था, बट हमारी केयू की टीम ने बहुत एफर्ट मारी और बहुत अच्छा कमबैक किया है। हम जो है इनकी दूसरी जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट था, मकबूला राय ने ही पूरा इवेंट जो है वो करवाया है, तो इस इवेंट के हवाले से बताएं कैसा रहा ये इवेंट? जी, इवेंट बहुत ज़बरदस्त था और इसमें ए लेवल्स ने और ओ लेवल्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन कैटेगरीज़ में भी पार्टिसिपेट किया था और हम लोग जीत गए। हमारी कैटेगरी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी से नेशनल थ्रोबॉल अकेडमी से हमारा फाइनल मैच हुआ था और इससे पहले हमने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी को भी हराया, IOBM को भी हमने हराया। और देखें, ये लड़कियां हैं जामिया कराची की जिन्होंने ये मैच आज विन किया है। हमारे साथ और भी जो है लड़कियां मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बता दें कैसा रहा ये पूरा इवेंट? आप लोगों ने शुरू से जो है पहले राउंड से ये मैच जीतते हुए और फिर फाइनल में जो है जामिया कराची को विन कराया ये टाइटल, तो क्या है जीतने की कितनी खुशी है, उसका क्रेडिट किसको देती हैं? हमें बहुत खुशी हुई कि हम फाइनल जीत गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैच जीत कर, और क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है क्योंकि सबने बहुत एफर्ट किया और सबने बहुत अच्छा खेला। सो केयू की टीम जिंदाबाद। देखिए, बिल्कुल ये जामिया कराची की लड़कियां हैं जिन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त खेल जो है पेश करके जो है आज का ये जो है फाइनल जीता है। और उनका ये कहना है पहले ही मैच से जो है ये अपनी लड़कियों में काफ़ी जो है पोटेंशियल थी, पहले मैच से इन्होंने मेहनत की और आज जाके जो है जामिया कराची ने थ्रो बॉल का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। जी, कराची के 2 लिटिल स्टार्स ने ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुकाबले आइंदा साल जनवरी में मुनाकिद होंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, एक बार फिर स्क्वाश कोर्ट में पाकिस्तानी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी जो लिटिल स्टार्स हैं वो अब ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं बड़े इवेंट के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल स्टार, हम उनसे बात करेंगे। कैसा रहा इवेंट? आपने ट्रायल दिया इस्लामाबाद में जाकर? अच्छा लगा, बड़ा ब्रिटिश जूनियर के ट्रायल देने जा रहे हैं। सिलेक्ट हो गए? जी। अब क्या इरादे हैं आगे? इंशाल्लाह
ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ हुज़ैफ़ा शाहिद मौजूद है, जो पाकिस्तान में 23 उभरते हुए खिलाड़ी माने जा रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट में टाइटल जीत रहे हैं। हुज़ैफ़ा, क्या परफॉर्मेंस रही इस्लामाबाद के ट्रायल्स के लिए जो ब्रिटिश ओपन के लिए हुए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शाहिद है और बड़ा कुछ अच्छा लगा ब्रिटिश में ट्रायल्स देखने, क्योंकि मेरा जो ख्वाब है ब्रिटिश का जीतने का, तो वो फाइनली सच होने जा रहा है और उन्होंने ट्रायल्स के लिए बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रायल में सबको 3 लव जीत के आया, स्टॉप पे फर्स्ट पोजीशन ली और इंशाल्लाह जनवरी में हम जाएंगे ट्रायल्स के और ब्रिटिश जूनियर के लिए और इंशाल्लाह मैं वो ब्रिटिश जूनियर जीत के आऊँगा, पाकिस्तान के लिए टाइटल लेके आऊँगा इंशाल्लाह। मेहनत कर रहे हो इस इवेंट की तैयारी के लिए, क्योंकि वहाँ तो आपको मुख्तलिफ दुनिया के लोग मिलेंगे, भले वो भी लिटिल स्टार होंगे लेकिन तैयारी उनकी भी अच्छी होगी। तैयारी तो बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि ब्रिटिश जूनियर बहुत बड़ा इवेंट है और मेरा ख्वाब है जीतने का, तो यहाँ पे मैं अपने फुल बहुत जान लाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत मेहनत करूँगा एनसीसी में और सर नसीम के साथ और सबके साथ इंशाल्लाह। हमारे साथ इनके कोच ही मौजूद हैं नसीम साहब। नसीम भाई, किस तरह देख रहे हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस? अब तक तो ट्रायल्स में सेलेक्ट हो गए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इंग्लैंड जाकर। जी सर, ये सबसे बड़ी हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ये हमारी एकेडमी से फर्स्ट टाइम 2 बच्चे ब्रिटिश के लिए सिलेक्ट हुए हैं और आल पाकिस्तान जो अभी ट्रायल हुए हैं उसमें ये हुज़ैफ़ा नंबर 1 आया और ये राहिल नंबर 2 आया है और ये सारी यहाँ एकेडमी की मेहनत है। आमिर भाई इन बच्चों के साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं और नाद असद साहब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें मुयस्सर किया है, उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम सिंध से 2 बच्चे सर हमारे ब्रिटिश जूनियर के लिए सिलेक्ट हुए। आपको क्या उम्मीद है, आप कितनी इन पे मेहनत की ज़रूरत है ताकि वहाँ से रिजल्ट भी अच्छा है? जी सर, माशाल्लाह ये 4 घंटे कंटिन्यू रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग इनका शेड्यूल है और इंशाल्लाह ये ब्रिटिश में भी टाइटल लाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ब्रिटिश इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम के लिए आएंगे। सुना आपने कि भले खिलाड़ी हों या कोच बड़े पुरुमीद हैं, उनका कहना है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लिटिल स्टार्स, इनको पूरी उम्मीद है कि लिटिल स्टार्स पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में, जो आइंदा साल जनवरी में लंदन में खेली जाएगी। जी, अब बात करें कुछ मौसम की, तो कराची में मानसून के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ऐसे में शहरी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, कोई सोडा तो कोई केले का जूस पीकर गर्मी भगा रहा है। मज़ीद बता रही हैं अक्सर शाहिद। शहर कराची में मानसून के सीज़न के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे को कम करने के लिए शहर कायद के बासी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मैं सदर की एक दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ मेरे कप में आपको शहरी नज़र आ रहे होंगे। ये सोडा, नींबू पानी और दीगर मशरूबात जो है वो पीते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद भी, इनसे बात भी कर लेते हैं और जानते। सर बताइएगा, कौन से जूस का ऑर्डर दिया हुआ है आपने? केले का। केले का जूस गर्मी में अच्छा लगता है? जी जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप जो है वो इसकी तासीर को सर कम करते हैं और यहाँ पर कौन कौन से मशरूबात हैं जो आपको पसंद हैं? जी, कौन कौन से मशरूबात आपको पसंद हैं? जी यहाँ का माहौल अच्छा है। गर्मी के हवाले से क्या कहेंगे? बारिश होती है फिर इतनी गर्मियाँ हो जाती है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है माशाल्लाह। अभी थोड़ा गर्मी है लेकिन यहाँ पर पहले बहुत अच्छा था। बारिश के सीज़न में यकीनन जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो गर्मी पड़ती है वो थोड़ी सी जो है वो परेशान कर देती है, ख़ासतौर पे जो कारोबारी लोग होते हैं। यहाँ के हमारे साथ ऑनर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जानते सर बताइएगा किस तरह के जो है वो आप जूसेस बना रहे हैं? सारे यहाँ पर जो फल फ्रूट रखे हुए हैं, क्या प्राइस है? महंगाई कितना मुतासर कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो गर्मी के सीज़न भी है और इसके अलावा भी महंगाई इतनी शिद्दत में है कि हर आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है जो गर्मी की शिद्दत में लेमन सोडा वगैरह होता है, फालसे के टाइम पे फालसा होता है। और इसके अलावा अभी सीज़न चल रहे हैं, मकसद है कि आम है, पीच है, ग्रेप फ्रूट है, बाकी इसके अलावा सारे फ्रूट्स वगैरह जो सीज़न वाइज के होते हैं वो ये चले, क्योंकि महंगाई इतनी है हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब एक पीने वाला भी वो जाहिर सी बात है वो अपने घर को देखेगा या फिर अपने आप को। तो कितने का दे रहे हैं आप? कितने फ्रूट के हिसाब से गिलास, इसके क्या प्राइस है? भाई देखिए, लेमन सोडा वगैरह जो होता है वो फ्रेश होता है, वो 60 रुपये का गिलास है, कम से कम लेवल में है। बाकी एप्पल है, अपना ग्रेप फ्रूट है, मिठा है, सेब है, बाकी अपनी अपनी वैरायटियाँ से और इसके अलावा है तकरीबन को 150 का भी है, 200 का भी है। यकीनन जो है वो महंगाई ने जो है यहाँ पर भी लोगों को मुतासर किया है। जो शहरी पहले यहाँ पर आते थे, काफ़ी कतार लगती थी, रश लगाते थे, अब वो देखने में नहीं आ रही है। कुछ चंद शहरी यहाँ पर आते हैं और जूसेस के ऑर्डर देते हैं। कम से कम जो है वो सोडे का गिलास 60 रुपये का है। बाकी जो है वो फल फ्रूट की कीमतों पर डिपेंड करता है कि जो फल होगा उसी के हिसाब से जो है वो जूस का गिलास होगा। जी,
और नाजरीन, गैर मुल्कियों ने भी कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड का रुख कर लिया, जो कराची के खानों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रही है इस हवाले से हमारी नुमाइंदा आलमा खान। जी बिल्कुल, यूँ तो बंस रोड की फूड स्ट्रीट जो है वो खासी मशहूर है अपने खानों के लिए, लेकिन आज जो है वो बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे यूरोप से आए हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बंस रोड की फूड स्ट्रीट को विजिट कर रहे हैं और यहाँ के खानों से जो है वो खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यूरोपियंस मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू लाइक अबाउट इन आवर फूड स्ट्रीट एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट कराची? Karachi is really beautiful city. We love the city, also the state, and the food is amazing, and the people are great, and yeah, it's really awesome here. जी बिल्कुल, मेरे साथ फॉरेनर्स मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि कराची जो है वो एक ब्यूटीफुल जो है शहर है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था यहाँ के जो खाने हैं वो भी खासे जो है वो मशहूर हैं और ये भी जो है वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ के खानों से। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि कराची के जो लोग हैं वो भी खासे बहुत अच्छे हैं। जी, आर्ट्स काउंसिल में कराची सेंट्रल जेल के कैदियों के हाथों से बने फनपारों की नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। कैदियों के हाथों से बने मुनफरिद फनपारे देखकर लोग हैरत का इज़हार करते रहे। नुमाइश के बारे में मज़ीद जानेंगे वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा आशा आफरीन से। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और प्रिजनर डिपार्टमेंट के इश्तराक से होने वाली ये नुमाइश, जो कि इस लिहाज से भी बहुत मुनफरिद है कि पाकिस्तान की पहली ऐसी नुमाइश है जिसमें कैदियों के हाथों से बने फनपारे यहाँ पर मौजूद हैं और लोग इसमें जहाँ पहले दिन दिलचस्पी ले रहे थे, आज इसका आखिरी रोज़ है। आज भी लोगों की दिलचस्पी का वही आलम है, उसी जोश व खरोश के साथ लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और कैदियों के हाथों के बनाए हुए फनपारों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जब इंसान कैद होता है तो उसकी जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उरूज पर होती है और इंसान मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ को सोच रहा होता है, उन पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पेंटिंग है ये मोनालिसा की पेंटिंग है, लेकिन इसको कैदियों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये थर की एक औरत के तौर पे नज़र आ रही है। तो ये भी उनके एक तख्लीकी जहन की काविश है कि उन्होंने नई चीज़ें सोची और जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनको नई अंदाज में तख्लीक किया है। और मुख्तलिफ यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें खाना काबा का मॉडल है, जिसके अंदर रोज़ा मुबारक का मॉडल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो भी जेलों में इस हवाले से काम करती हैं कि कैदियों की इस्लाह के लिए कोशिश की जाए, उनके लिए काम किया जाए, उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी जाएँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा आपका नाम क्या है? समीना नवाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो NGO है वो भी इस हवाले से काम करती है कि कैदियों की इस्लाह की कोशिश की जाए, मुख्तलिफ उनको सहूलियात दी जाएँ ताकि जो उनका वक्त है वो कारामद हो सके और वो अपनी आमदनी भी बाहर अपने घर वालों तक पहुँचा सकें। बिल्कुल जी। क्या क्या काम होते हैं जो आप लोग करते हैं? 2013 से मैं मुंसलिक हूँ इस डिपार्टमेंट के साथ और मैं काम ज़्यादा मेरी कोशिश होती है प्रिजनर्स के साथ काम करूँ ताकि कैदियों का जहन जो है ना वो जो जिस बुराई से या जिस वो से आए तकलीफ़ से वो गुजर के फिर वो इसमें मगन रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग देखें, ये उनके ख़यालात हैं, उनके जज्बात हैं और अगर आप उस पर फोकस करें, वो देखें, वो अक्कासी करती है आपको वो वाली फ़ोटो जेल की। बिल्कुल, यहाँ पर पेंटिंग्स के अंदर जो बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं वो जो जेल में मौजूद कैदी हैं उनके ख़यालात की अक्कासी करते हैं कि उनकी जो सोच है वो किस हद तक परवास करती है और वो किस हद तक नई नई चीज़ें सोचते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। जी।